तो तुम आज अकेली चली आई? नहीं बाबा, मैं अकेली तो नहीं आई। कौन है साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे दादा? ठीक ठाक। ये कैसा आना है? कैसे तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? बस गुजर रही है। हाँ बेटा, कम से कम मुझे अपने आने की इत्तला तो कर दी होती। मैं कुछ थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ों का बंदोबस्त तो कर लेता ना। चाचा जान, आपसे मिलकर जो हमें खुशी हुई है ना, वही हमारे लिए सब कुछ है। नहीं बेटा, हम रहते तो जंगल में, लेकिन तौर तरीके वही हैं जो अपने घर में थे। चाचा जान, हम सब एक जरूरी बात करने आए हैं आपसे। कहो क्या? अच्छा एक मिनट, घर में जो कुछ मौजूद है वो पका लो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो गाँव मुझे कह देना, वो ले आएगा। नहीं बाबा, सब कुछ है। ठीक है। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? हम सभी चाहते हैं कि जिस तरह भी हो, अब आप अपने घर वापस आ जाएं। ये बात बेटा इतनी आसान नहीं है। चाचा जान, जब तक हमें असल बात का इल्म नहीं था तो हम खामोश थे, मगर अब हम किसी सूरत आपको यहां नहीं रहने देंगे। हमें हकीकत का इल्म हो चुका है चाचा जान। जिस किसी ने भी ये जुर्म किया है, अब आपको उसके चेहरे से नकाब हटाना होगा। देखो तौसीफ, मैं पहाड़ों पर पड़े हुए पत्थरों की तरह सख्त हूं, मगर न जाने क्यों तुम लोग जब सामने आते हो तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। मगर यही बेहतर होगा कि तुम इस मामले में न पड़ो। मैंने और भाईजान ने जो कुछ किया है उसे हमारे साथ दफन हो जाने दो। ठीक है चाचा जान, एक अहद आज से 10 साल पहले आपने किया था, आप अब भी उस पर कायम हैं। उसी तरह का एक अहद आज मैं भी करूंगा, वो भी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। देखो देखो बेटा, तुम नाराज हो गए हो। बाबा जान, अगर आप हमारी बात नहीं मानना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। देखो राफे बेटा, मैं अगर तुम लोगों को बता भी दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जंजीरें यूं ही रहेंगी, अब इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। चाचा जान, इन जंजीरों को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ तुम्हारे मानने की नहीं है दानियाल। तुम क्या समझते हो दुश्मन मेरी बात मान जाएंगे? जिस जुर्म का एतराफ मैं कर चुका हूं, अब उसे कैसे झुठला सकता हूं? कौन है जो मेरी बात मानेगा? चाचा जान, सच खुद अपना सबूत होता है, उसे कोई नहीं झुठला सकता। तौसीफ बेटा, वो मुझे अब जान से मार देना चाहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी बात वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि असल मुजरिम सामने आ जाए, ताकि जो दाग हमारे माथे पर लगा है उसे मिटाकर हम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। बाबा जान, अगर आप हमें इस काबिल नहीं समझते तो आपकी मर्जी। आज से पहले भी तो मैं हमेशा आपसे दूरी रही हूं। ना बचपन में मुझे आपका प्यार मिला, ना अब आप मुझे अपनी शफकत के काबिल समझते हैं।
शायद मेरी किस्मत में जिंदगी भर आपसे दूर रहना ही लिखा है। ठहरो। मैं सिर्फ इस शर्त पर सच बताऊंगा कि आलिया बेगम भरे मजमे में मेरी बात सुनेगी। फिर मैं देखूंगा वो इसे कैसे झुठलाती है। तुम मेरे मेहमान हो इसलिए मैं सख्त बात करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि तुम वादे कर लेते हो और फिर अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। जलाल बाबा, हमने कभी वादा खिलाफी नहीं की। हम अब भी अपनी बात पर कायम हैं। अमन कोर्ट की पूरी रकम हम आलिया बेगम को अदा कर चुके हैं। अगर उसके बाद भी हमारी तरफ उसका कुछ बनता है तो उसका तस्फिया भी बाकी मामलात के साथ हो जाएगा। पिछले मुआहदे के मुताबिक उसका तुम्हारी तरफ 1 करोड़ रुपया निकलता है। अगर तुम उसकी अदायगी कर दो तो फिर तुम्हारे साथ बात हो सकती है। क्या इस 1 करोड़ के एवज आलिया बेगम गयास अंकल को माफ कर देगी? वैसे भी अब तो उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी बेगुनाही आप सबके सामने साबित भी कर सकते हैं। कैसे बातें करते हो? कौन मानेगा इस बात को? ये बात सच भी तो हो सकती है जलाल बाबा। आज तक किसी ने उन्हें अपनी बात करने का मौका भी तो नहीं दिया। अगर ऐसा है तो 10 साल से ये इल्जाम अपने जिम्मे लिए छुपता क्यों फिर रहा है? वो पहले क्यों नहीं बताई उसने ये बात? आप उनकी बात सुन तो लें, हो सकता है कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाए। मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। जलाल बाबा, अगर आप ये चाहते हैं कि इस इलाके के लोग कभी सुख की जिंदगी ना गुजारें, पुरानी दुश्मनी की आग यूं ही जलती रहे तो ठीक है, फिर हम भी इसे जलता ही रहने देंगे। देखो, तुम्हारे बाप ने पहले भी मेरी बात नहीं मानी, अब भी नहीं मानेगा। अब ऐसा नहीं होगा जलाल बाबा। गयास अंकल भरे मजमे में आलिया बेगम के सामने अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करेंगे। अगर आपने उसे ना माना तो आप उन्हें जो सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। तुम्हारे बुजुर्गों से मुझे बहुत से इख्तिलाफात हैं, लेकिन गांव के लोगों की बेहतरी की खातिर मैं आलिया बेगम से बात कर लूंगा। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, गयास को अपनी बात करने का मौका जरूर दिया जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है? मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी। यकीन करने ना करने का फैसला तो गयास की बात सुनने के बाद ही किया जा सकता है। उसकी बात सुनना तो दरकिनार, मैं अब उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। आपकी सोच अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं कि उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि वो कहता है कि वो बेगुनाह है। लगता है हिम्मत हार दी है उसने। मैंने तो आखिरी सांसों तक उसका पीछा करना था, मगर वो बुज़दिल साबित हुआ है। बहुत जल्द हथियार फेंक दिए हैं उसने। आप उससे जाकर कह दीजिए जलाल बाबा कि जिस जुर्म का इतराफ वो एक मर्तबा कर चुका है, अब वो उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर इस बार आप कोई गलती ना करें तो वो सजा से बच नहीं सकेगा। मैंने पहले भी कोई गलती नहीं की थी। बात यह है कि वो जंगल में बैठकर सबको तिगड़ी का नाच नचा रहा है और कोई उसका बाल तक बिका नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। वो दोनों चाहे कितने ही मक्कार क्यों ना हो, इस बार हमें धोखा न दे सकेंगे। ये सिर्फ एक सूरत में मुमकिन हो सकता है जलाल बाबा। अगर गयास बात करने से पहले अपने आप को आपके हवाले कर देता है तो फिर मैं उसकी बात भी सुन लूंगी। मुझे लगता है वो ये बात भी मान लेगा, लेकिन आप भी ये बात जहन में रखें, क्योंकि वो कहता है कि उसके पास अपनी बेगुनाही के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। और मैं कहती हूँ कि मेरे पास इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है कि मेरे शोहर को उसी ने कत्ल किया था। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उसके भतीजे ने मुझे कहा है कि गयास जो बात भी करेगा उसे झुठला कोई नहीं सकेगा। तो अब उससे बैठे बिठाए ये ख्याल आ गया है कि वो बेगुनाह है। मैंने सुना है कि उसकी बेटी और दामाद ने उसे मजबूर किया है कि वो या तो खुद को कानून के हवाले कर दे या फिर अपनी बेगुनाही साबित कर दे।
ये बड़े मक्कार लोग हैं जलाल बाबा। मुझे लगता है फिर ये मेरे खिलाफ कोई नई साजिश तैयार कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। इससे पहले भी वो हमें धोखा दे चुके हैं। इसलिए इस बार गयास को काबू करने के बाद ही मैं उनसे बात करूंगा। मगर वो ये शर्त कभी नहीं मानेंगे। फिर उनसे बात भी ना हो सकेगी। और मैं अपने तमाम कबीलों की बड़ी तंजीम से कह दूंगा कि वो जल्द अज जल्द गयास को गिरफ्तार करे। इसके बाद इस इलाके का कोई पहाड़, कोई जंगल उसे पनाह न दे सकेगा। अगर आप अपनी बात पर अमल करवा सकते हैं तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है। अब मैं भी अपने बच्चों के साथ सुकून से जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। बैठो। कहो क्या बात है? वो जी तौसीफ खान बता रहे थे कि आपने गांव बेच दिया है और हम इसे खाली कर दें। तो इसमें कौन सी बात तुम्हें समझ नहीं आई? भाई सीधी सी बात है, गांव बिक गया है तो इसे खाली तो करना होगा। अब इसे तुम लोगों समेत तो नहीं बेचा जा सकता। लेकिन खान जी, हम इसे कैसे खाली कर सकते हैं? हम यहाँ नस्लों से रहते चले आ रहे हैं। इस गांव से, इसकी गलियों से हमारे रिश्ते हैं। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश न करो लड़के। इंसानों के रिश्ते सिर्फ इंसानों के साथ हुआ करते हैं, जमीन और दरख्तों के साथ नहीं। जमीन सिर्फ उसकी होती है जिसने उसकी कीमत अदा की होती है। हाँ जी, आप जमीनें जरूर बेचें, लेकिन ये गांव ना बेचें। इसलिए कि इसकी मिट्टी जरखेज है, यहाँ सब्जा है, हरे भरे दरख्त हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इसमें इंसान बसते हैं। तुम कहीं और जाकर भी तो रह सकते हो। तुम्हारे बड़े भी तो किसी और जगह से आकर यहाँ आबाद हुए थे। हमें यहीं रहने थे खान जी, ये आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, वक्त दरिया की लहरों की तरह होता है जो लौटकर कभी नहीं आती। मैंने जो फैसला करना था कर दिया है, अब इसे कोई नहीं बदल सकता। आप ये नहीं जानते खान जी कि आपके फैसलों का वक्त भी अब दरिया की लहरों की तरह गुजर चुका है। अब इस गांव में वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। चलो भाइयों, हमने इंसाफ के लिए गलत दरवाजे पर दस्तक दी है। अब हम इस गांव की असल मालिक आलिया बेगम से बात करेंगे। अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे किसी अच्छाई की तवक्को न रखना। मैं तुम जैसे नमक हरामों से निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन खान जी, जो चीज हमारी है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। चलो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि मेरे फैसले से एक दिन पहले तुम्हें मेरे घर अकेले आना होगा। तुम जो सबूत भी मुझे दोगे, मैं उसे अगले रोज तमाम लोगों के सामने आलिया बेगम तक पहुंचा दूंगा। जलाल बाबा, मैं आपकी बात मान लूंगा, मगर मैंने भी एक शर्त रखी है कि मैं ये सबूत खुद आलिया बेगम के सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि उसे पता चले कि जिस साये का ताक़ुब वो 10 साल से करती रही, वो साया उसका अपना न था, किसी और का था। वो इस बात पर राजी नहीं। मैं और दूसरे बुजुर्ग उसकी इस बात का एहतराम करते हैं। वो अगर तुम्हारे सामने आना नहीं चाहती तो उसे इस बात पर हरगिज मजबूर नहीं करना चाहिए। जलाल बाबा, मैं तवील अरसे से इस वीराने में कैद काट रहा हूं। मेरे अंदर उबलता हुआ आग का समंदर मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा है कि मैं उसके झूठ को उसके सामने साबित करूं, उसके
चेहरे की खिफत और शर्मिंदगी ही मेरे दुखों का मदावा होगी, वरना तो ये जख्म चलते रहेंगे। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह बात भी जहन में रखना कि आलिया बेगम के पास भी तुम्हारे कातिल होने का सबूत मौजूद है। अगर उसकी यह बात दुरुस्त साबित हुई तो मैं तुम्हें फौरन कानून के हवाले कर दूंगा। अगर मैंने शाहिद अली खान के कत्ल वाले दिन खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो आज ना आलिया बेगम मजलूम होती और न मैं जालिम। बहरहाल तुमने जो किया सोच समझ कर किया होगा, और मुझे यकीन है अब भी तुम अपनी बात से न फिरोगे। देखो गियास, इस तस्वीर से तुम्हारे खानदान की नहीं, पूरे इलाके की अमन सलामती वाबस्ता है। जलाल बाबा, मैंने जो कह दिया है अब उससे फिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कल शाम से पहले आपके घर पहुंच जाऊंगा, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर मेरे साथ कोई नाइंसाफी की गई तो मेरे बाद ये आग जलती रहेगी, इसे कोई ना बुझा सकेगा। ये तुम सब लोगों ने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर सदियों से बनाई हुई मेरे आबाओ अजदाद की शान और शौकत और जाहो जलाल को मिट्टी में मिलाने का जो मंसूबा बनाया है, मेरे होते हुए तुम उस पर कभी भी अमल ना कर सकोगे, समझे तुम? जिस तरह तुम इज्जत और रुतबे में मुझसे छोटे हो, उसी तरह ज़हानत और तजर्बे में भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो तुमने मेरी जिंदगी में मेरी जगह लेने का ख्वाब देखा है, वो तुम्हारा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम सब मिलकर भी उस सोच की गर्त तक नहीं पहुंच सकते जिसकी मदद से मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को तूफानों से महफूज रखा। आज तुम मुझे ये बताने आ गए हो कि तुम सब मुझसे ज्यादा समझदार हो गए हो। तुम क्या मुझसे ये तवक्को रखते हो कि मैं ऐसा होने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बाबा जान, ये मेरे अकेले का नहीं, हम सबका मुत्तफिका फैसला है। रियाज अंकल को मैंने नहीं, राफिया ने कायल किया है कि वो इस बोझ को जहन से निकाल दे। राफिया ने जो कुछ भी किया है तुम्हारे कहने के मुताबिक किया है। तुम सब लोग ये ख्वाब देख रहे हो ना कि गयास एक निहायत ही जीरक और दाना आदमी है, लेकिन नहीं, तुम शायद ये नहीं जानते कि वो एक निहायत ही अहमक इंसान है। अगर ऐसा ना होता तो आज तक वो जंगलों की खाक ना छान रहा होता। खुदा के लिए मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका भाई हूं। भाई, खुदा के लिए मेरे भाई को भूखे शेरों के पिंजरे में ना डालो। आज तक सारी जिंदगी मैंने इस घर की इज्जत का जो भरम रखा है उसे 20 बाजार ना खुलने दो। जाओ उसे जाकर समझाओ, खुदा के लिए उसे समझाओ कि वो बाहर आ जाए। बाबा जान, अगर वो ऐसा कर भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? उनके साथ साथ इस जुर्म का दाग हमारी पेशानी पर भी लगा रहेगा। बाबा जान, अगर उन्होंने जुर्म किया है तो वो इसे मानकर हमारी नजरों में पहले से ज्यादा काबिल एहतराम हो जाएंगे। मिट्टी में मिल जाएगा हमारा खानदानी वकार। वो आलिया बेगम न सिर्फ हमारे सर नदामत से झुका देगी, बल्कि सारा गांव तमस्कर उड़ाएगा तुम लोगों का, हम सबका, हंसेंगे हम पर। तो फिर आप गयास अंकल से क्यों नहीं बात कर लेते? अगर उसने मेरी बात न मानी तो फिर कोई उसकी बात भी न मानेगा। मेरी जड़ें इस जमीन में कितनी गहरी हैं, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। क्या बात है? वो जी, हम अमन कोट के रहने वाले हैं और गांव वालों ने हमें आपके पास भेजा है। किस लिए? हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम ये गांव खाली नहीं करेंगे। बाबा, ये बात आप जाकर फैज अहमद खान साहब से करें। हम आपको यही बताने आए हैं कि हम उसके कहने पर भी ये गांव खाली नहीं करेंगे। देखो, इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है। उसने मुझे कहा है कि वो तुम लोगों को कब्जे की कीमत अदा करेगा। हम सौदागर नहीं है शाहरोज साहब कि रकम लेकर अपने घर भेज दें। हम तो जिस दरख्त के साए तले जरा सस्ता लें उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। लड़के, दरख्त के नीचे सस्ता लेने से आदमी दरख्त का मालिक नहीं बन जाता। तुम में से किसी ने उस जमीन की रकम अदा की जिस पर तुम लोग आबाद हो? बेटा, हमने इसे अपने हाथों से आबाद किया है। इसकी मिट्टी से फसलें उगाकर मालिकों को दी। इससे बढ़कर और मोहब्बत क्या हो सकती है? नहीं नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। जमाना बहुत बदल चुका है बाबा। देहातों की जगह शहरों ने ले ली है और अब तुम लोगों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेरी बात सुन तो जाओ शाहरोज, अब तुम्हें इस खूबसूरत वादी की जगह ईंट गारे का शहर बनाने नहीं देंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी सोच बदल लो। अब तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। घर के बाहर गार्ड, स्कूल के बाहर गार्ड। मैं एक शरीफ आदमी हूं, किस किस को जवाब दूं कि ये क्या हो रहा है? ओहो, चंद ही दिनों की तो बात है। आलिया ने वादा कर लिया है कि वो कुछ ही दिनों में बच्चों का बंदोबस्त कर लेगी। छोड़ो आलिया के वादों को। आज प्रिंसिपल ने फोन किया था, कह रही थी कि गार्ड्स को मुस्तकिल स्कूल के सामने खड़ा रहने से मना करें, दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? क्या कहता मैं, माजरतें करता रह गया। थोड़ी सी मोहलत मांगी है मैंने। मैं आज ही आलिया से बात करूंगी कि अब जैसे भी हो उसे इस मसले को हल कर लेना चाहिए। वो इसे कभी भी हल नहीं करेगी। प्रिंसिपल कह रही थी कि बच्चों को स्कूल से उठा लें अगर आप लोगों को खतरा है तो। अब तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि आलिया की अकल ठिकाने नहीं रही। हमने खुद उसे मौका फराहम कर रखा है। तुम आलिया से साफ साफ कह दो कि अगर वो बच्चों को लेने ना आई तो मैं कल खुद उन्हें गांव छोड़ आऊंगा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप हुक्म करें खान। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, हक़ नमक अदा करने का मौका हर रोज नहीं आया करता। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब पुराने नमक खारों को अपनी वफादारियां साबित करना पड़ती हैं। आज मुझे जितनी जरूरत तुम्हारी है इससे पहले कभी न थी। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े खान? मेरी तो आपके लिए जान भी हाजिर है। जान लेना इंसानों का नहीं, जानवरों का काम होता है। अब तुम सिर्फ इतना करो कि अगर गयास तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने को कहे तो साफ साफ इनकार कर देना। बिल्कुल ऐसे ही होगा बड़े खान। आप बड़े हैं इस घर के, मुझे और किसी से क्या काम? बाबाजान, हाँ, शहरोज का फोन आया था, वो कल सुबह आपसे मिलना चाहता है। कल सुबह मैं उससे कैसे मिल सकता हूं? अच्छा, तुम उससे कहो आ जाए। आओ। खैर, कैसे हो वाजिद? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो आलिया? जिंदा हूं। तुमने तो पलट कर खबर भी नहीं ली। वो आलिया, दरअसल आजकल मैं परेशान हूँ, इसलिए नहीं आ सका। तो फोन ही कर देते। दरअसल वो तुम्हारी भाभी जरा बीमार है ना, इसलिए। तो गोया बीवी की बीमारी ने बहन के दुख भुला दिए तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं तो। खैर छोड़ इन बातों को। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कल मेरे ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है। कैसा ख्वाब? गयास को फांसी दिलवाने का ख्वाब, शाहिद के इंतकाम का ख्वाब। कल जलाल बाबा हमारे झगड़े का फैसला करने वाले हैं।
हाँ हाँ, मुझे पता चला इस बारे में। मैं चाहती हूं कि तुम भी इस मौके पर मौजूद रहो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आ रहे हो कल? हाँ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। नाराज ना होना वाजिद, आपकी बहन जैसी जीरक खातून तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वो बेचारी तो बहुत दुखी है, सारी जिंदगी सहारे ढूंढते ढूंढते गुजार दिया उसने। भला आप जैसे दौलतमंदों को किसी के सहारे की जरूरत होती है क्या? क्यों नहीं, सबसे ज्यादा सहारों की तो हमें जरूरत होती है। अब देखो ना, तुम अगर मेरी जिंदगी में सहारा बनकर ना आती तो ये सारी दौलत किस काम की? क्या दे देना था इसने मुझे? अजी छोड़िए भी, यूं ही बना रहे हैं आप। भला मैं इस काबिल ही कहाँ हूं जनाब? देखो देखो, ये तुम फिर वही बातें कर रही हो। अगर अब तुमने ऐसी बात की तो फिर आपको मेरी एक बात जरूर मानना होगी। एक बात? जी हाँ, सिर्फ एक बात। वो क्या? वो ये कि आप मुझे कल ऐसी जगह लेके जाएंगे जिसका ख्वाब मैं ना जाने कब से देख रही हूं। कल? अरे भाई, कल तो आलिया बेगम ने मुझे बुलाया ना। कल नहीं, परसों से ही। कल आपको मेरी और आलिया बेगम में से किसी एक की बात मानना होगी। हाँ हाँ, वो ठीक है। वैसे मगर ऐसे वैसे को मैं कुछ नहीं मानती, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक ही तो कह रही हो। तुम कहो और मैं ना मानूं, ये भला कैसे हो सकता है? देखो, औलाद की मोहब्बत से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इस मोहब्बत पर खानदानी इज्जत विकार को कुर्बान करना, ये कहां की अक्लमंदी? भाईजान, राफिया की वालिदा ने मरने से पहले मुझे कहा था कि गयास, मेरी बेटी पर सिर्फ बाप का ही नहीं, मां का साया भी रहने देना। बस, और ये बोझ मैंने आपके सर डाल दिया। हाँ, तो खुदा गवाह है, बल्कि इस घर का एक एक फर्द गवाह है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है। हाँ, तो मैं इस बात को मानता हूं, और अब्बाजान मरहूम के बाद हमेशा मैंने आपको उन्हीं की जगह समझा है। किसी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको। राफिया की शादी के बाद बच्चों ने अपनी जिंदगी अपने अंदाज से गुजारनी शुरू कर दी। घर वो घर न रहा, रोज लड़ाई झगड़े। भाईजान, बात एक बार घर की चारदीवारी से बाहर निकल जाए तो फिर वो हाथ नहीं आती, और हमारे साथ यही कुछ हुआ है। मुझे पता न था कि राफिया और तौसीफ का झगड़ा तुम्हें आलिया बेगम की दहलीज तक ले जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं, मैं अभी ये समझता हूं गयास, कि ये बात उस वक्त घर से बाहर निकलेगी जब तुम जलाल बाबा के कटहरे में मुजरिम बनकर खड़े होगे। देख लेना तुम। भाईजान, अगर हमारी औलाद हमारे कहने में होती तो राफिया उस रात घर से न निकलती, और ना ही आलिया बेगम के कैदखाने में पहुंचती, और ना ही तौसीफ उसे अपने लिए एक तोहमत समझता। ये सब कुछ वही बातें हैं जो राफिया को मुझ तक लाई, और मैं वो करने पर मजबूर हुआ, जो मैं मानता हूं कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मानते हो ना तुम? हाँ, हाँ? तो फिर बास क्यों नहीं आते अपने इस इरादे से? इसलिए कि मैं जलाल बाबा से वादा कर चुका हूं, मेरा अंजाम ख्वाह अब कुछ भी क्यों ना हो, मैंने वहां जरूर जाना है। मान जाओ मेरे भाई, मान जाओ गयास, मान जाओ। तुम नहीं जानते वो बड़ी मक्कार औरत है। देखो, अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, अक्लमंद जिंदगी में कभी माजरत नहीं करता, क्योंकि ज़हीन इसे पसंद नहीं करता और बेवकूफ इसे नाजायज फायदा उठाता है। भाईजान, मैं उनसे माजरत मांगने नहीं जा रहा, बल्कि सच बताने जा रहा हूं। ओह खुदाया, तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे। वो वक्त गुजर चुका है भाईजान, जब हमारे हाथ में हमारे फैसले हुआ करते थे। वक्त की बागें अब उनके हाथ में हैं जो हमारे वारिस हैं। जो हमारे वारिस हैं? ठीक है, अगर हमारे वारिस दौलत और हमारी जागीर के वारिस हैं तो उन्हें विरासत में हमारी दुश्मनियों को भी कबूल करना होगा। नहीं भाईजान,
मैं जिस आग में जल रहा हूं उसमें मैं अपने बच्चों को जलने नहीं दूंगा। बाबा जान आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो जरा रास्ते में थोड़ी देर होगी। आप अंदर तशरीफ ले जाएं प्लीज। और आप? मुझे एक जरूरी काम है। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, खुदा हाफिज। खैरुद्दीन चाचा, आपसे एक जरूरी काम है। जी बताइए। अरे बाबा, अब जरूरी है कि हर बात आपको बताई जाए। कभी कोई काम बगैर वजह बताए भी कर लिया करें। क्यों नहीं, मगर यहाँ है जो कोई नहीं। आप मेरे साथ आए, जाते हुए फजलुद्दीन को क्वार्टर से भिजवा देंगे। चलिए। आप आएं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं हमेशा खानदानी ताल्लुकात को कारोबार पर तरजीह देता हूं। मैं काफी अरसे से अपनी रकम का इंतजार कर रहा हूं, और फिर अब तो मुझे गांव वालों ने भी साफ साफ कह दिया कि वो किसी सूरत में भी गांव खाली नहीं करेंगे। फिर ऐसे में खानदानी ताल्लुकात का आखिर कब तक ख्याल रखा जा सकता है? कम उम्र भी हो, ना तजुर्बेकार भी और ना समझ भी। बहुत अंडर एस्टिमेट किया है तुमने मुझे। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, ताल्लुक रह जाए तो कारोबार होते ही रहते। मगर मैं अपनी रकम सर्द खाने में डालने की बजाय जल्द अज जल्द कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो कल शाम तक की मोहलत कैसी रहेगी? क्या कल शाम तक बंदोबस्त हो जाएगा? मैं उन लोगों के साथ कारोबार नहीं किया करता जिन्हें मेरे मकाम का ना पता हो। हाँ, मुझे मालूम है कि कल इस इलाके की किस्मत बदलने वाली है, बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि माजी पलट जाए शहरोज खान। अमन कोर्ट और उसकी खूबसूरती मेरी मिल्कियत है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी रहा तुम्हारा 50 लाख, तो वो सिर्फ उन चंद दरख्तों की कीमत है जिनके छांव में मेरे आबा और अजदाद सदियों से बैठते चले आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उनके नाम की खातिर मैं उन दरख्तों की छांव तुम्हें दे दूंगा। कटे हुए दरख्तों से मुझे भी बहुत प्यार है खान साहब। अब इसके अलावा हमारे पास रह भी क्या गया है? मैं कल शाम बेचैनी से इंतजार करूंगा खान साहब। मेरे ख्याल में हमने काफी इंतजार कर लिया है, अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। वाजिद अली खान ने अगर आना हुआ तो आ जाएंगे। ठीक है। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूं कि आपने मुझे एक अहम फैसले के काबिल समझा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ तो अलिया बेगम, गियास आपकी शर्त के मुताबिक इस वक्त हुजरे में मौजूद है, और अगर वो अपने आप को बेगुनाह साबित न कर सका तो मेरे आदमी फौरन उसे कानून के हवाले कर देंगे। अब अगर आप इजाजत दें तो हम कार्रवाई शुरू करें। जी। गयास ने अपने गवाह के तौर पर खैरुद्दीन को भेजा है, लेकिन इसने तो सारी जिंदगी उनका नमक खाया है। इसकी कोई बात कैसे काबिल कबूल हो सकती है? मैंने किसी का नमक नहीं खाया बेगम साहिबा, अपनी मेहनत की कमाई खाई है। मैं और कितने दिन जी लूंगा, किसके लिए झूठ बोलूं? फिर भी मुलाजिम तो तुम उन्हीं के हो। मेरे लिए तुम्हारा पेश किया हुआ कोई सबूत भी किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, मैंने अर्ज कर दिया ना, बूढ़ा आदमी हूं, आज मरा कल दूसरा दिन। मेरा कोई है भी तो नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलकर गियास अहमद खान पर एहसान कर दूं।
अगर आपको मेरी शहादत कबूल नहीं तो मैं पेश ही नहीं करता। लेकिन अब तक तुमने इस शहादत को क्यों छुपाए रखा? मालिकों का हुक्म था जलाल बाबा। अगर मुकदमा अदालत में चलता और मुझे शहादत के लिए बुलाया जाता तो खुदा की कसम मैं सच से सब कुछ बता देता। सुन लेने में क्या हर्ज है आलिया बेगम? खैरुद्दीन, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपना बयान शुरू करो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि उस रोज खानी जमान। जी खान जी। तुम गाड़ी के पास ठहर जाओ। बेहतर। सलाम खान जी, आप आ गए? हाँ खैरुद्दीन, मैं आ गया हूँ। कहाँ है वो तुम्हारे खान? वो तो जी वकील से मिलने गए। चलो ठीक है, मैं इतनी देर में शगुफ्ता से मिल लूं। कहाँ है? बेगम गयास अपने कमरे में है जी। आए, मैं आपको ड्राइंग रूम में बिठाकर उन्हें बुलाता हूँ जी। नहीं नहीं, तुम रहने दो। ये मेरा अपना घर है, मैं खुद ही मिल लूंगा उससे। शगुफ्ता, हाल है, तुम भी नहीं और तुम्हारा कमरा भी नहीं। शगुफ्ता, शगुफ्ता, क्या बात है? शोर क्यों मचा रहे हो? अरे तुम्हारा मंगेतर, नहीं सबका मंगेतर, तुम्हारा कजन शाहिद अली खान तुमसे मिलने आया है और तुम नाराज हो रही हो। फजूल बातें मत करो और जाकर ड्राइंग रूम में बैठो। वहां तो मैं रोज बैठता हूँ, आज तो मैं तुम्हारे कमरे में बैठूंगा, तुम्हारे साथ। मैं कहती हूँ दूर रहो मुझसे, दफा जाओ भाई। दूर? नहीं, मैं जरा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिक्र न करो, तुम आराम से नमाज पढ़ लो। अगर खान ने बुलाया तो मैं बुला लूंगा तुम्हें। बड़ी मेहरबानी यार तेरी। नहीं नहीं, तुम रहने दो। ये मेरा अपना घर है। गजब हो गया खान। बेगम साहिबा, क्या हुआ बेगम? शगुफ्ता, ये पिस्तौल शगुफ्ता के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है भजन, मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं। इस पिस्तौल को तुम्हारे या मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं इन खान की बहू को अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ नहीं देख सकता। अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारा खानदानी विकार, इज्जत, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उस पिस्तौल को पकड़ो। चलेगा।
संभाल लूंगा। चलो जल्दी जाओ। नहीं, ये कदम नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस घर में सूरज उस तरफ से निकलता है जिस तरफ से मैं चाहता हूँ। अगर ये बात तुमने जबान पर लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। खामोश, ये कत्ल गयास ने किया है। खबरदार, चुप। चलो ऊपर जाओ। मैं ये कभी नहीं मान सकती। ये सरासर इल्जाम है। तुम यूं मेरे शौहर पर इल्जाम लगा के मालकों के साथ अपनी वफादारी साबित कर सकते हो, लेकिन मुजरिम को सजा से कभी नहीं बचा सकते। मुझे पता था उसने कोई बात नहीं माननी। फैसला उसने तो नहीं करना, और फिर इतनी अहम और वाज़ेह शहादत को वो झुटला भी कैसे सकती है? आलिया बेगम भी कहती है कि उसके पास इस बात का सबूत मौजूद है कि कत्ल गयास ने किया है। तुम्हें याद है ना आलिया, शाहिद की कत्ल के चंद दिनों बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम्हें याद है ना? हाँ। तुम मुझे वो सब भूल क्यों नहीं जाने देती सुरैया? भूल क्यों नहीं जाने देती? तुम अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, इस हालत में मत जाओ। मैं वापस आऊंगा तुम पर नोटों की बारिश कर दूंगा। पूरे 1.5 करोड़ का सौदा किया है, 1.5 करोड़ का। पहले अपने आप को संभालो, थोड़ी देर बाद चले जाना। तुम फिक्र मत करो, ये दौलत का नशा है। तुम बिल्कुल ठीक कहा करती थी कि जब दौलत का नशा हो तो किसी दूसरे नशे की जरूरत नहीं रहती, जरूरत नहीं रहती। लेकिन वो तो उसकी आदत थी, वो हमेशा ऐसा किया करता था। लेकिन ऐसी हरकत। बुरा न मनाना मेरी बहन, इससे पहले किसी ने उसका हाथ रोका नहीं होगा। जलाल बाबा आप लोगों को बुला रहे हैं। क्या आपको खैरुद्दीन की बात पर यकीन है? नहीं, यहां जो कुछ भी कहा गया वो सरासर झूठ है। इसे गलत साबित करने के लिए अब मैं अपना गवाह पेश करूंगी। खाली जमान, तुम बताओ इनको कि तुमने उस दिन क्या देखा था। बेगम साहिबा, उस दिन जब मैं नमाज पढ़कर वापस आया तो लेकिन इस बात से तो खैरुद्दीन चाचा की गवाही गलत साबित नहीं होती। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि बात आलिया बेगम के मानने या ना मानने की है। अब अगर इन्हें यह शहादत मंजूर नहीं तो फिर यह मसला इलाके के बड़ों और बुजुर्गों के सामने उठाया जाएगा, जिनका हर फैसला पत्थर पर लकीर होता है। मेरी बात सुनो आलिया, मुझे यकीन है कि खैरुद्दीन झूठ नहीं बोल रहा। आलिया, तुम्हारे ड्राइवर ने भी तो गयास को गोली चलाते हुए नहीं देखा था। अगर वो कह दे कि उसने अपनी आंखों से गयास को गोली चलाते हुए देखा है तो फिर खैरुद्दीन की बात को झूठ साबित किया जा सकता है। जिद न करो आलिया, तुम्हें शायद पर पहले भी इस तरह का शक था। तुमने कई बार मुझसे इसका जिक्र भी किया था। देखो आलिया, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों की खातिर इस बात को आगे ना बढ़ाओ। चलो चल के जलाल बाबा को कह दो कि तुम्हें खैरुद्दीन की गवाही कबूल है। मैंने अपने बच्चों के सदके अपने शौहर के कातिल को माफ कर दिया। मुबारक मुबारक हो।
तुम सबको मुबारक हो। चाचा खैरुद्दीन चाचा, आपने हम पे इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर हम सारी जिंदगी भी आपकी खिदमत करते रहे तो इसका सिला नहीं उतार सकते। इसमें एहसान की कौन सी बात है बेटी? ये तो तुम सबका मुझ पर कर्ज था। शुक्र है खुदा का, मैंने ये अमानत तुम्हें लौटा दी। जलाल बाबा, बाबा जान घर में हमारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। अरे भाई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। और फिर अमन कोर्ट की जायदाद का फैसला तो अभी बाकी है। आपने जो भी फैसला किया हमें कबूल होगा। अब आप जल्दी से मुझे मेरे बाबा से मिलवा दें। ठीक है, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अब्बाजान मरहूम कहा करते थे कि इंसान थोड़ी देर के लिए ही अगर ये तस्लीम कर ले कि हम सब फातिरुल अक्ल हैं तो बहुत सी उलझनें खुद ब खुद दूर हो जाया करती हैं और जिंदगी साफ शफाफ पानी की तरह नजर आने लगती। इसका मतलब यह है कि अपने आप को अक्ले कुल समझना ही तमाम बुराइयों की जड़ है। देखो गया था, अब जबकि सारे झगड़े खत्म हो चुके हैं और हम सब ने तुम्हें खुशामदीद कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करने लगो। नहीं भाईजान, ना तो कभी पहले ऐसा हुआ है ना अब होगा। शाबाश, बस यही सुनना चाहता था मैं। जनाब, अभी तो और भी बहुत सी खुशखबरियां बाकी हैं। फिलहाल जो खुशखबरियां सुन चुके हो उसी पे गुजारा करो, बाकी खुशखबरियां किसी और वक्त पर छोड़ देते हैं। नहीं ताया जान, सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैंने अब सुनानी है। राफिया, आप सुना भी चुको। जलाल बाबा ने कहा है कि उन्होंने बड़ी तवील बहस के बाद ये फैसला किया है कि अमन कोर्ट बड़े अरसे से मुतनाज़ा जायदाद है, इसलिए इसका इसके बगैर और कोई हल नहीं हो सकता कि इसे गांव वालों के हवाले कर दिया जाए। तो इसमें खुशखबरी वाली कौन सी बात? सबिया बेगम, अब नुकसान भी खुशखबरी के जुमरे में आने लगे। ताईजान, आगे भी तो सुनिए ना। गांव से मुल्क का मशरिकी वादी हमारे पास ही रहेगी। अलबत्ता ये खुशी की बात है। हाँ, क्यों बाबा जान? अप टू सम एक्सटेंट। और मगरबी वादी और कब्रिस्तान का इलाका आलिया बेगम को दे दिया जाएगा। लेकिन वो शहरोज की रकम का क्या बनेगा? वो उसे वापस कर दी जाएगी। वो कैसे? क्योंकि वो रकम वाजिद अली खान के पास है, इसलिए वो उसी को वापस करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम लोगों का इस फैसले से मुत्तफिक होना जरूरी है। मुझे तो इसमें जरा भर भी नाइंसाफी वाली बात नजर नहीं आती। क्यों भाईजान? भाई ख्याल तुमने खुद ही कहा था कि वक्त की तनाबें अब हमारे हाथ नहीं रही। मुझसे क्या पूछते? दानियाल से पूछो। क्यों दानियाल? बाबा जान, अब आपने अगर मुझे इजाजत दे ही दी है तो मेरे ख्याल में ये फैसला ठीक ही हुआ है। दानियाल, तुम्हें इस फैसले की जरूर खुशी हुई है, लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज्यादा खुशी किससे हुई है? ये तो कोई पहेली ना हुई। जिसे सबसे ज्यादा खुशी है उसके चेहरे से आया है। जी हाँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। मैंने तुम्हारी जिंदगी में भी तुमसे कभी गिला नहीं किया था, आज भी कोई गिला करने नहीं आई। तुम जिंदा थे तब भी मेरे लिए एक सराफ ही थे, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा ही समझा। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती, मगर काश काश तुमने ऐसा न किया होता। अम्मी जान, आपने वादा किया था कि आप रोएंगी नहीं। क्या करूं बेटी, तुम्हारे बाबा के पास आती हूँ तो आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। अम्मी जान, फिर हम आपको यहाँ नहीं आने देंगे। आपको ये सब कुछ भुला देना होगा।
मैं जिंदगी का हर दुख भुला सकती हूँ, मगर इस मिट्टी में जो दफन है उसे ना तो मैं खुद भूल सकती हूँ और ना ही तुम्हें भुलाने दूंगी। चलो काम चलो। तुम मुझे यह गम देकर क्यों जा रहे हो गयास? मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा तो नहीं किया। नहीं भाईजान, अब तो मैं रोज आपके पास आता रहूंगा। अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। आखिर उस जंगल में जाने की जरूरत ही क्या? भाईजान, उन तन्हाइयों में जो राहत है वो यहां नहीं। और ये घर खुदा आप सबको और राफिया को मुबारक करे। राफिया और तौसीफ यहां खुश रहे, बस मेरे लिए यही काफी है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम खान जी। सुनाओ गामू, कैसे आना हुआ? बस ही वो छोटे खान से मिलना था। तुमने तो खान हमें बुला ही दिया। अब वो जगह तुम्हारे बगैर बिल्कुल वीरान लग रही है। मैं वहां जाके क्या करूंगा? अगर वो जगह तुम किसी और के हवाले कर दो तो बेहतर होगा। नहीं गामू, भला मैं वो जगह किसी को क्यों दूंगा? अब तो वहां तुमने और मैंने बड़े आराम के दिन गुजारने हैं। दरख्त लगाएंगे, फूल और सब्जियां उगाएंगे। उस जगह को अब हमने आबाद करना है। सच खान? मैं तो समझा था कि अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। कहीं इधर उधर अपने लिए छोटा सा काम तलाश कर लूंगा। नहीं यार खान, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो चलो अभी चलते हैं, ठीक? अच्छा भाई। अच्छा गयास, एक बार फिर दिल तोड़ कर जा रहे हो। नहीं भाई, अब तो ना कोई शिकवा रहा है ना कोई शिकायत, तो कोई ऐसी बात ही नहीं। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा इन वादियों, इन शाखसारों के हुस्न से बढ़कर दुनिया में और कौन सी नेमत है। ये तो जन्नत के निशान है। हमें तरक्की जरूर करनी चाहिए, जरूर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फितरत के हुस्न की इस दौलत को लुटाकर नहीं। असल तरक्की तो वो होगी जो फितरत के हुस्न में इजाफा करे, इंसान और फितरत के ताल्लुक में हम आहंगी ले आए। मैं आज बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ बाबा जान के सर से जुर्म के बादल छट गए हैं, बल्कि अमनकोट के शाखसार भी कत्ल होने से बच गए हैं। तुम्हें याद है मैंने एक दफा तुम्हें क्या कहा था? जंगल और पानी, ये जंगल और पानी तो इंसानी तहजीब की बुनियाद है। जंगल और पानी, जंगल और पानी, 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 पानी।